हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्रा। शाम की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और शाम की क्लास में आपको पता है डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। अभी तक आपकी जीएस की क्लास चल रही थी, कल से संस्कृत की चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसका आपको नेक्स्ट पार्ट कल शाम को मिलेगा। आज की क्लास में आपको कराए जाएंगे बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। पूरे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए। जो अभी हमने पिछली क्लासेस दी हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लास के एंड में जाकर के उनको जरूर देखिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे दिया गया। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। कम से कम समय में आपको सभी क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभी क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। और अगला, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। क्या दिया गया? प्रतिभाशाली बालक के लिए इनमें से कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? प्रतिभाशाली बालक किसके अंतर्गत आते हैं? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो जब वे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए, यानी कि बालक प्रतिभाशाली है, उसके प्रति शिक्षक को ढलना पड़ेगा, अनुकूलित होना पड़ेगा और फिर शिक्षार्थी में बदलाव आएगा। इसका आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? शिक्षक और शिक्षार्थियों में असफलता के सूचक होती हैं। इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, या फिर बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर होते हैं। तो दोस्तों, बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या चीज होती हैं? जल्दी से देखिए, समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर ऑप्शन दिया गया। इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यानी कि जो गलतियां कर रहे हैं बच्चे, जो त्रुटियां कर रहे हैं, उनको चिंतन के रूप में, समझने के रूप में अवसर मिले बच्चों को, इस रूप में देखी जानी चाहिए। वो किसी भी प्रकार से असफलता का सूचक नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार से उत्कृष्टता या कमजोरता का प्रतीक होती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जल्दी से। खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसका था? पावलक का, यूंग का, पियाजे के, या फिर स्किनर का? जल्दी से बताइएगा। कथन आपके 2 अंक के 100% पूछे जाएंगे यूपी टेट के पेपर में, और सुपर टेट के पेपर में भी 1-2 अंक के जरूर पूछे जाते हैं। तो ये कथन है दोस्तों जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने बताया था बच्चे कैसे होते हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, और अपने संसार के बारे में जो उनके खुद के सिद्धांत होते हैं उनकी रचना स्वयं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या फिर बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा वो होती है जिसमें बालक को केंद्र मानकर पढ़ाया जाए, यानी कि बालक को पूर्ण स्वतंत्रता हो, लोकतांत्रिक व्यवहार किया जाए और उसको अभिव्यक्ति का और अपनी सक्रिय भागीदारिता का महत्व देना चाहिए, ताकि बच्चे किसी भी बात को लेकर घबराए ना, उनके मन में ये ना लगे कि हम ये चीज़ क्यों पूछ रहे हैं। जबकि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बालक के मन में जो कुछ भी आ रहा है तुरंत वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। अगला क्वेश्चन, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप का निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, या फिर प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार से जटिल समस्याओं को हल करने का बच्चों को सहायता मिलेगी? किस प्रकार से बच्चों को हल कराया जा सकता है? तो दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका जो होता है, कार्य को छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बच्चों को निर्देश के द्वारा उस कार्य को कराया जाए। क्योंकि जटिल काम है तो निश्चित तौर पर बच्चों को निर्देश दिया जाएगा, समझाया जाएगा, लेकिन उसके पहले उस कार्य को अगर छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा तो वो कार्य आसानी से बच्चे सीख लेंगे और कर सकेंगे। इसका एक तरीका और आपको याद रखना, छोटे टुकड़ों में बांटकर
बच्चों के ग्रुप बनाकर उनसे छोटा थोड़ा थोड़ा कार्य कराने के लिए या बच्चों को आपस में कार्य बांट कर मिलजुल कर करने के लिए कहना, यह भी इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया, यानी कि जैसा हमने आपको पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही आप भी दूसरे के सामने प्रस्तुत कर देंगे। यह किस चीज का प्रतीक होता है? एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। और अगला पॉइंट है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल होगा। लेकिन सबसे अच्छा जो इसका पॉइंट है वो बी नंबर ऑप्शन क्या दिया गया, ये समस्यात्मक है। बिल्कुल हम कभी भी अपने बच्चे से, अपने स्टूडेंट से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जैसा हमने आपको पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही आप दूसरे के सामने भी बोल दें, ऐसा नहीं होता। बच्चे अपने अनुभवों का आकलन स्वयं करते हैं और फिर अपने अनुभवों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? यानी कि समूह में सीखने का उनको चर्चा करने का अवसर दिया गया तो वक्र कैसा होगा? स्थिर रहता है, अनवरत रहता है, अवनत रहता है, समान रहता है या फिर बेहतर होगा? तो आप लोग खुद सोचिए कि आपको भी ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाए और सभी बच्चे अपने मन की बात रखें, अपने विचारों को व्यक्त करें, तो ये कैसा माना जाएगा? तो ये बेहतर माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे, कहेंगे, तो सबसे बेहतर माना जाएगा। अगला पॉइंट, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। तो दोस्तों विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, इसको लेकर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 8th नंबर क्वेश्चन, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रमबद्ध होती है और कैसी होती है? व्यवस्थित होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित कथन दिया गया है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का? तो दोस्तों देखिए, सबसे उचित जो कथन दिया गया वो ए नंबर ऑप्शन दिया गया कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये आपका ऑप्शन सबसे सटीक, सबसे अच्छा हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ डी नंबर ऑप्शन में सभी लोग कंफ्यूज होंगे कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और कब तक रहता है? ये मृत्यु तक चलता है, याद रखिएगा, जीवन पर्यंत चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए जल्दी से, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या फिर वातावरण के प्रभाव के कारण। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10, एक दूसरे से भिन्नता का प्रमुख कारण क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, वो वंशानुक्रम और वातावरण के अन्योन्य क्रिया के कारण होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग वंशानुक्रम, अलग अलग माता पिता के गुण होते हैं, अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों के गुण होते हैं जो उसे दूसरों से भिन्न करते हैं। इसके अलावा वातावरण का भी विशेष योगदान रहता है उसे दूसरों से भिन्न करने में। अगला क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है, रोमांचकारी, मुख्य, गौड़ या कम महत्वपूर्ण? तो दोस्तों बच्चे के समाजीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका परिवार जो होता है वो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम पाठशाला होता है, परिवार से ही बच्चे अपने आचार विचार, पढ़ना लिखना, सब कुछ सीखना प्रारंभ करते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही मिलान वाला जोड़ा है? यानी कि इनमें से आपको चूज करना है कौन सा सही दिया गया। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक होता है। दूसरा है, शैशवावस्था में बालक जब होता है तर्क का प्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। अगला, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करता है। और अगला, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण और वर्गीकरण करने लगता है। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आपका सबसे सही आंसर हो जाएगा जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होता है, जो हमने तीसरी अवस्था बताई थी आपको जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत। उसमें क्या बताया था कि संधारण और वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है, यानी कि छोटे बहुत गुणा भाग करने लगता, वर्गीकरण, चीजों को आपस में बांट सकता है, और तर्क करना भी
तर्क को समझने की कोशिश करने लगता है। पूर्ण रूप से तर्क करना अंतिम अवस्था में आता है, लेकिन कोशिश करने लगता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। सभी अवस्थाएं आपको जीन पियाजे की अवस्थाएं दी गई हैं। अभी आपको चैप्टर वाइज क्लासेस में ये सभी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। आप लोग अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। संस्कृत की क्लास आपको आज सुबह मिली थी, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। कल शाम को आपकी संस्कृत क्लास में चैप्टर 1 कराया था। आगे भी आपको इसी प्रकार से क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग जरूर अच्छे से अपना योगदान देते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए और पूरा अपना सपोर्ट बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। अभिप्रेरणा चक्र इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके यूपी टेट में 2-3 जरूर देखने को मिलते हैं कि आपको सही क्रम में लगाना होता है। तो चारों ऑप्शंस देख लीजिए, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, खुद आप लोग पढ़िए और इनको व्यवस्थित क्रम में लगाइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए जल्दी से, चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे गए और इसका जो सबसे सही ऑप्शन दिया गया है वो आपका डी नंबर ऑप्शन है। आवश्यकता आता है पहले, फिर प्रबल प्रेरणा आता है। जब आपके अंदर किसी चीज को पाने की आवश्यकता, किसी चीज की आवश्यकता होगी, तब आपको उसके लिए प्रबल प्रेरणा जागेगी कि हाँ ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। जब आपके अंदर अंदर से आप मोटिवेट होंगे, तब आपके अंदर उत्तेजना आएगी, हाँ ये चीज लेनी चाहिए। फिर लक्ष्य के प्रति व्यवहार करेंगे, लक्ष्य के प्रति जाने की कोशिश करेंगे जिस चीज की जरूरत है। फिर उस चीज की उपलब्धि यानी कि वो चीज आपको मिल जाएगी और मिलने के बाद क्या होता है, उत्तेजना में कमी आ जाएगी। तो इसका सबसे सही ऑप्शन जो दिया गया, डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम पूछा गया था। तो जब तक आपके पास कोई चीज नहीं मिलती है, आप उसको पाने की कोशिश करते हैं। अगर आप आंतरिक रूप से मोटिवेटेड हैं तो इसके बाद जब चीज़ मिल जाती तब उत्तेजना में कमी आ जाती, क्योंकि वो चीज़ आपके पास पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा एग्जाम में पास होने के बाद या जॉब लगने के बाद पढ़ाई का मन कम हो जाता है। यही कारण कि जब आपके पास कोई चीज़ मिल गई है तो उसको लेकर अब आपके अंदर इच्छा नहीं बची है और आप उस चीज को ऑलरेडी पा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय के, यानी कि इनमें से आपको 2 ऑप्शन चूज करने, सही कौन सा हो जाएगा। जीन पियाजे ने बच्चों के लिए कौन सा ऑप्शन सही बताया है। तो जीन पियाजे ने बताया था कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो था वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है मात्रा की अपेक्षा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि बच्चों का चिंतन अलग प्रकार का होता है, वयस्कों का चिंतन अलग प्रकार का होता है। बच्चे सोचते हैं कि क्या चीज़ खाएं, क्या खेलें, क्या कूदें। वयस्क जो होते हैं उनके अंदर चिंतन होती है कि जॉब कैसे मिलेगी, पढ़ाई कैसे होगी। तो यानी कि प्रकार अलग अलग होते हैं, मात्रा बराबर होती है, मात्रा में चेंजमेंट नहीं होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है। 15 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। यह सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा आपके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। जो आधारभूत सहायता होती है, इसका मतलब यही होता है कि आपके अंदर कोई भी अगर डाउट होता तो आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। आज के ये आपके बाल विकास बाल मनोविज्ञान के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। जल्द ही आपको इसी प्रकार के चैप्टर वाइज क्लासेस, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, सब कुछ एक एक करके कवर कराया जाएगा। आप लोग अच्छे मन से तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे लाइव क्लास में, जुड़ते रहिएगा। हिंदी की लाइव क्लास होगी, पूरा अपना सपोर्ट बनाए रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।